दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और संक्रमण के इस काल में आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपना आप सभी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, कितनी विडंबना की बात है जब देश के भीतर किसी राज्य में लोगों की मौत हो जाती है और वहाँ पर ये कहा जाने लगे कि ये मौत तो साधारण मौत है, ये मौत कोरोना से नहीं हुई। उन लोगों पर क्या गुजरेगी जिनके परिवार के लोग चले गए हैं, और ख़ास तौर पर उस परिस्थिति में जब किसी राज्य में चुनाव कराए गए हो, यानी कि चुनाव के दौरान जिन लोगों की मौत हुई हो और उसके बाद फिर सरकार की ये दलील आए कि मौत तो केवल 3 हुई है, यानी कि कोरोना की वजह से जो मौत हुई है वो 3 हुई है। आप समझ जाइए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के उस गैर जिम्मेदाराना रवैये की, जिसमें कहा गया कि केवल 3 लोगों की ही कोरोना की वजह से मौत हुई है, बाकी जो मौत हुई इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। और ये मौत यदि कोरोना की वजह से हुई भी है तो ये चुनावी ड्यूटी के दौरान नहीं हुई, यानी कि जिस वक्त में ये लोग चुनावी ड्यूटी दे रहे थे, चुनाव पर तैनात थे, नेताओं की किस्मत का जिस वक्त में फैसला हो रहा था, जिस वक्त में ये लोग अपने जीवन को खतरे में डालकर वोटों की गिनती कर रहे थे, उस दौरान सरकार ने कहा कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। सरकार ने यहाँ पर अनेक प्रमाण दिखाने की कोशिश की। सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग की ये गाइडलाइंस है कि जब चुनाव के दौरान जब मतगणना चल रही है उस दौरान यदि 24 घंटे के भीतर किसी की मौत होती है तो उस मौत को कोरोना से जोड़ करके देखा जाएगा। इसके अलावा यदि 3-4 दिन के बाद कोई मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। सरकार ने कहा कि क्या पता संक्रमण कहाँ से लग गया हो, ये जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति को जो संक्रमण लगा है वो चुनावी ड्यूटी के दौरान लगा है, और जो वो संक्रमित हुआ है उसमें सरकार का कोई दोष नहीं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो व्यक्ति संक्रमित हुआ है वो मतगणना के दौरान नहीं हुआ। इस बात की क्या गारंटी है कि जब वो वोटों की गिनती कर रहा था, जिस वक्त में वो चुनावी ड्यूटी पर जा रहा था, उस वक्त में कहीं से उसे संक्रमण नहीं लगा। और दोस्तों, इसको लेकर के मैं आपको बताऊंगा, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा संघ है उसके जो अध्यक्ष है दिनेश शर्मा जी, उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। उनकी ये दलील थी कि लगभग 24 घंटे के बाद तो आप ये बता भी नहीं सकते कि किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण है भी या नहीं भी। कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बेसिक शिक्षा परिषद है उसने भी यही कहा कि केवल 3 मौत हुई जो चुनावी ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से हुई। इसके अलावा सरकार के दूसरे नुमाइंदों को आप देखिए, जिसमें सरकार के मंत्री भी शामिल है, सतीश चंद्र द्विवेदी जी भी वहाँ पर शामिल है, जो ये कह रहे हैं कि सरकार गाइडलाइंस जारी करती है, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की है, जो लोग मरे हैं, जो आंकड़े यहाँ पर शिक्षा संघ की ओर से जारी किए गए हैं, उनसे सरकार इत्तेफाक नहीं रखती। सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग मरे हैं उन सभी को मुआवजा दिया जाए। एक तरीके से सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितनी संवेदनहीनता हमारे देश के भीतर हो रही है। हम मौत के आंकड़ों में भी ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना ड्यूटी के दौरान मौत हुई या फिर घर जाने के बाद हुई। खैर, चुनाव आयोग की तो आप छोड़ ही दीजिए, उसकी तो दलील भी यही है कि यदि आप मतगणना संपन्न करा करके आराम से घर चले गए और इतने वक्त के दौरान यदि आप सुरक्षित है और आपकी मौत नहीं होती है, और उसके 3-4 दिन बाद यदि आपको फिर कुछ भी हो जाता है, उसके बाद फिर न तो चुनाव आयोग जिम्मेदार है और न ही दोस्तों सरकार जिम्मेदार है। आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों बातों को, इन पर आप एक कंपैरेटिवली एक स्टडी करके देखिएगा कि सरकार किस दिशा में लोगों को और देश के नागरिकों को मोड़ने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर मैं सरकार की कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसकी बिल्कुल भी
बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जैसा कि शिक्षा संघ ने भी दलील दी। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश के भीतर 23 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा चपेट में आए इस कोरोना की। जो टीचर्स या जो कर्मचारी चुनावी ड्यूटी के दौरान थे, सबसे ज़्यादा चपेट में आए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आंकड़ों में 16 मई को मुख्यमंत्री को ये पूरी सूची सौंपी गई संघ के द्वारा, उसमें कहा गया कि 23 जिलों में एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें 25 मौत से कम हुई हो। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। आप समझ जाइए कि एक जिले में यदि 25 लोग केवल चुनावी ड्यूटी की भेंट चढ़ जाते हैं तो देश की स्थिति क्या है, चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं, आप ये समझ सकते हैं। दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता था कि जिस राज्य में, जिस प्रांत में या जिस गांव में जिसकी सत्ता है, उसकी सत्ता ही बरकरार रहने दी जाती, और जब तक स्थिति सामान्य होती, जब तक वही लोग कमोवेश शासन करते रहते। लेकिन हमारे देश में सत्ता की भूख इतनी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है कि उसमें चाहे फिर लोग मरे या जिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज। आप समझ जाइए दोस्तों कितनी दयनीय स्थिति हमारे देश की है। आजमगढ़ जैसे जिले जहाँ पर सर्वाधिक 68 मौतें हुई। इसके अलावा दोस्तों तमाम वो जिले, चाहे गोरखपुर हो जहाँ पर अर्धशतक लग गया, यानी 50 मौत वहाँ पर हुई। और इसी तरीके से 25 से कम तो एक भी ऐसा जिला नहीं, जो 23 जिले हैं जिनमें 25 से कम मौत हुई। दोस्तों क्या उन परिवारों का दर्द नहीं था? आप समझ जाइए कि कितनी निर्दयता के साथ, मैं कहूँगा, उन लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो मांगे रखी गई है दिनेश शर्मा जी के द्वारा, जो अध्यक्ष है यहाँ पर शिक्षा संघ के, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा जो शिक्षक चुनावी ड्यूटी के दौरान मरे हैं उनको दिया जाए। और इसकी जो ये मांग है इनकी, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मांग को लेकर के हाई कोर्ट ने भी इस मांग को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जायज ठहराया है। और हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि सरकार को कहीं ना कहीं मुआवजा देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। अदालतें आज फटकार लगा रही है, लेकिन उन फटकारों का प्रभाव क्या हो रहा है आप समझ जाइए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। किस तरीके से अदालती फरमानों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप राजनीतिक पार्टियां बदल लेती है। जब आवश्यकता हो उनको दबा करके कोई कार्य करा जा सकता है, और जब दूसरी तरफ यह आवश्यकता हो कि किसी ऐसे तबके को दबाना है जो पीड़ित है, वंचित है, तो उसके लिए भी अदालतों का उपयोग किया जाता है। एक बार जज कुछ बयान देते हैं तो दूसरी बार पलट जाते हैं। क्या पता कल को ये महोदय भी पलट जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। हमारे देश में तमाम ऐसे बाबा हैं, तमाम ऐसे बड़े बड़े अपराधी हैं जिनको कभी सजा नहीं होती, और जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, फरार हो जाते हैं पुलिस की नज़रों से। लेकिन हमेशा एक गरीब तबका, एक वंचित वर्ग ही अपने हकों के लिए आवाज़ उठाता है। उन परिवारों का आज क्या दोष है जो अपने लिए मुआवजा मांग रहे हैं? क्या केवल 3 ही लोगों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा, बाकी परिवारों को नहीं मिलेगा? दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि शिक्षा संघ ने बताया कि 90% जो शिक्षक थे वो चुनावी ड्यूटी पर थे। जब एक नेता की पेंशन बढ़ाई जा सकती है, एक तरफ तो संक्रमण के काल में उनके फंड में कुछ कटौती की जाती है, तो दूसरी तरफ उनके भत्ते बढ़ा दिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या एक शिक्षक को अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या उनको, जो मारे गए हैं, उनके परिवारों को मुआवजा राशि नहीं दी जानी चाहिए? आप समझदार हैं दोस्तों, विचार कीजिएगा। वैसे विषय बड़ा गंभीर है और दर्दनाक स्थिति है, जहां पर चुनाव के लिए इतने लोगों की जान दे दी जाए, बलि चढ़ा दी जाए। नमस्कार दोस्तों।